हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ आज के सामान्य ज्ञान के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान के टॉप 40 ऐसे जीके क्वेश्चन जो आप सभी के आने वाले बिहार पुलिस एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आप सभी प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा रहा है, किसी राज्य की विधान परिषद लीगलिस्टिक काउंसिल में राज्यपाल द्वारा कुल सदस्यों के कितने भाग को मनोनीत नॉमिनेट किया जाता है। किसी राज्य की विधान परिषद लीगलिस्टिक काउंसिल में राज्यपाल द्वारा कुल सदस्यों के कितने भाग को मनोनीत नॉमिनेट किया जाता है। तो याद रखिएगा, कितने भाग को मनोनीत नॉमिनेट किया जाता है। तो याद रखना है, कुल सदस्यों का 1/6 भाग को जो है क्या किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है, भारत के पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो भारत के पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। भारत के पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को जो है कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय जलधारा कोल्ड ओशियन करंट नहीं है बल्कि एक गर्म जलधारा है। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय जलधारा कोल्ड ओशियन करंट नहीं है बल्कि एक गर्म जलधारा है। तो याद रखिएगा, गर्म जलधारा कौन सी है। तो याद रखिएगा, ब्राज़ील जलधारा। निम्नलिखित में कौन सी ठंडी महासागरीय जलधारा कोल्ड ओशियन करंट नहीं है, यानी कोल्ड ओशियन करंट नहीं है, यानी ठंडी महासागरीय जलधारा नहीं है बल्कि एक गर्म जलधारा है। तो याद रखिएगा, ब्राज़ील जो है एक गर्म जलधारा है। क्वेश्चन नंबर 3 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ब्राज़ील जलधारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है, प्रकाश का वह गुण जिसके कारण दो समान आवृत्ति और आयाम की प्रकाश तरंगों के आपस में मिलने से प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन, कमी या वृद्धि होता है, यह क्या कहलाता है। प्रकाश का वह गुण जिसके कारण दो समान आवृत्ति और आयाम की प्रकाश तरंगों के आपस में मिलने से प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन, कमी या वृद्धि होता है, क्या कहलाता है। याद रखिए, कमी या वृद्धि होता है तो क्या कहलाता है, तो प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता है, इंटरफ्रेंस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन प्लैनेट हार्मोन का मुख्य कार्य कोशिकाओं के विभाजन को प्रेरित करना और पौधों के विकास में सहायता करना है। निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन प्लैनेट हार्मोन का मुख्य कार्य कोशिकाओं के विभाजन को प्रेरित करना और पौधों के विकास में सहायता करना। याद रखना है, मुख्य कार्य कोशिकाओं को जो है विभाजन को प्रेरित करना और पौधों के विकास में सहायता करना। तो याद रखिएगा, साइटोकाइनिन। याद रखिएगा, पौधों को विकास में सहायता करता है साइटोकाइनिन। क्वेश्चन नंबर 5 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है, गुप्त काल में उदंग शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में किस संदर्भ में किया जाता है। तो याद रखिएगा, उदंग शब्द का प्रयोग जो है निम्नलिखित में किस संदर्भ में किया जाता है। तो याद रखना है, अस्थायी काश्तकारों पर लगाया जाने वाला एक प्रकार का भू राजस्व कर पे जो है संदर्भ किया जाता है। अस्थायी काश्तकारों पर लगाया जाने वाला एक प्रकार का क्या, भू राजस्व कर। क्वेश्चन नंबर 6 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है, वर्ष 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते में कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक मंच पर लाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी। वर्ष 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते में कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक मंच पर लाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी। तो याद रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने जो है निभाई थी। क्वेश्चन नंबर 7 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है, शेर शाह सूरी के प्रशासनिक ढांचे में मुंसिफान का मुख्य कार्य क्या था। याद रखिएगा, शेर शाह सूरी के प्रशासनिक ढांचे में मुंसिफान का मुख्य कार्य जो है परागने के स्तर पर दीवानी और न्यायिक मामलों की देखरेख करना होता था। मुंसिफान का मुख्य कार्य परागने के स्तर पर दीवानी और न्यायिक मामलों की देखरेख करना था। क्वेश्चन नंबर 8 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है, ऋग्वैदिक काल में दशरथ युद्ध
10 राजाओं का युद्ध निम्नलिखित में किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ऋग्वैदिक काल में दशरथ युद्ध, दशराग युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध निम्नलिखित में किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो याद रखिएगा 10 राग युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध जो है किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो याद रखिएगा परुष्णी रावी नदी के जो है तट पर लड़ा गया 10 राजाओं का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 9 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना निम्नलिखित में किसके द्वारा की गई थी? वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना निम्नलिखित में किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखिएगा किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना जो है महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के अधिकार को कानून द्वारा विनियमित करने की शक्ति प्रदान की गई है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के अधिकार को कानून द्वारा विनियमित करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 11 के तहत जो है विनियमित शक्ति जो है प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 11 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है भारतीय संसद की लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंटेंस कमेटी में कुल कितने सदस्य होते हैं और उनका विभाजन कैसे होता है? भारतीय संसद की लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंटेंस कमेटी में कुल कितने सदस्य होते हैं और उनका विभाजन कैसे होता है? तो याद रखिएगा उनका विभाजन कैसे होता है तो 22 सदस्य 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। याद रखिएगा 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 जो है राज्यसभा से होते हैं। उनका विभाजन 22 सदस्य कैसे होता है तो याद रखिएगा 22 सदस्य 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होता है। क्वेश्चन नंबर 12 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? तो याद रखिएगा मृत्यु दंड देने या पाने का अधिकार जो है मृत्यु दंड देने या पाने का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है। याद रखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? तो मृत्यु दंड देना या पाने का अधिकार जो है 21 अनुच्छेद के दायरे में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 13 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा रहा है भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? तो याद रखिएगा हटा दिया गया था 44वां संशोधन अधिनियम के तहत जो है हटा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 44वां संशोधन अधिनियम के तहत हटा दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा रहा है राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो याद रखिएगा सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो याद रखना है आप सभी को केवल राज्यसभा में जो है प्रस्तुत किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध सिमलीपाल जयमंडल आरक्षित क्षेत्र सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है? तो याद रखिएगा सिमलीपाल बायो रिजर्व स्थित है। याद रखिएगा तो कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना उड़ीसा में सिमलीपाल जयमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थित है उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 16 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय जलधारा अटलांटिक महासागर की एक गर्म जलधारा है? निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय जलधारा अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है? तो याद रखिएगा गर्म जलधारा है गल्फ स्ट्रीम। क्वेश्चन नंबर 17 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गल्फ स्ट्रीम क्या है? अटलांटिक महासागर की एक गर्म जलधारा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है भारत में कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ
कैंसर निम्नलिखित में किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? भारत में कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्नलिखित में किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो आपको याद रखना है उड़ीसा से होकर जो है नहीं गुजरती है। भारत में कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्नलिखित में किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो याद रखना उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 18 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 से पूछा रहा है भोरघाट दर्रा भोरघाट पास भारत के किन दो प्रमुख शहरों के आपस में जोड़ता है? तो याद रखिएगा भोरघाट पास भारत के किन दो प्रमुख शहरों को आपस में जोड़ता है? तो याद रखिएगा मुंबई और पुणे को जो है आपस में जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 19 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा रहा है निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों को भारत में मानसून वन मानसून फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है? तो याद रखिएगा मानसून वन के नाम से जाना जाता है किस वन को? तो याद रखिएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को जो है मानसून वन के नाम से जाना जाता है। ट्रॉपिकल डिसाइडियस फॉरेस्ट को जो है किस नाम से जाना जाता है? मानसून वन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा रहा है भारत में राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम का अनुमान लगाने का कार्य निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा किया जाता है? भारत में राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम का अनुमान लगाने का कार्य निम्नलिखित में किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो याद रखना है किस संस्था द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के द्वारा किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम का अनुमान लगाने का कार्य निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 से पूछा रहा है यदि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति इन्फ्लेक्शन बहुत अधिक बढ़ जाए तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI के निम्नलिखित में से क्या कदम उठाना चाहिए? यदि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन बहुत अधिक बढ़ जाए तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI को निम्नलिखित में से क्या कदम उठाना चाहिए? तो याद रखिएगा RBI को निम्नलिखित में से क्या कदम उठाना चाहिए? तो याद रखना है रेपो रेट और CRR में वृद्धि कर देनी चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक को RBI निम्नलिखित में से क्या कदम उठाना चाहिए? याद रखिएगा यदि अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन जो है बहुत अधिक बढ़ जाए तो याद रखिएगा मुद्रास्फीति जब बहुत अधिक बढ़ जाएगा तो भारतीय रिजर्व बैंक को RBI को निम्नलिखित में क्या कदम उठाना चाहिए? तो याद रखिएगा रेपो रेट और CRR में वृद्धि कर देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा रहा है गिफन वस्तुएं गिफन गुड्स अर्थशास्त्र में किस प्रकार की वस्तुओं को कहा जाता है? तो गिफिन गुड्स अर्थशास्त्र में किस प्रकार की वस्तुओं को कहा जाता है? वे घटिया वस्तुएं जिन पर मांग का नियम लागू नहीं होता, कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है। याद रखिएगा गिफिन गुड्स कैसी वस्तुएं हैं? तो वे घटिया वस्तुएं हैं जिन पर मांग का नियम लागू नहीं होता। याद रखिएगा गिफिन गुड्स पर जो है मांग का नियम लागू नहीं होता, कीमत बढ़ने पर जो है मांग जो बढ़ जाती है बढ़ती। याद रखिएगा कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 23 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा रहा है मानव आँख के किस भाग पर किसी वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब इमेज बनाता है? तो मानव आँख के किस भाग पर किसी वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब इमेज बनाता है? तो याद रखिएगा उल्टा प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। क्वेश्चन नंबर 24 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है किस पर? रेटिना पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा रहा है तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम लॉ ऑफ ऑक्टेवस का प्रतिपादन निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने किया था? तो याद रखिएगा अष्टक नियम का प्रतिपादन निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने किया था? तो याद रखिएगा आप सभी न्यूलैंड्स नामक वैज्ञानिक ने किया था अष्टक नियम का प्रतिपादन न्यूलैंड्स। क्वेश्चन नंबर 25 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा जा रहा है जंग लगे हुए लोहे का रासायनिक सूत्र केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट निम्नलिखित में से क्या होता है? तो जंग लगे हुए लोहे का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो याद रखिएगा आप सभी Fe2O3.1XH2O याद रखेंगे Fe2O3.1XH2O। क्वेश्चन नंबर 26 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा रहा है वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए रेयर व्यू मिरर किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए जो है किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 से पूछा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में प्रोटीन के पाचन की शुरुआत आमाशय स्टोमेच में करता है। निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम मानव शरीर में प्रोटीन के पाचन की शुरुआत आमाशय में करता है। तो याद रखिएगा प्रोटीन पाचन की शुरुआत आमाशय में करता है। तो याद रखिएगा पेप्सिन। याद रखिएगा निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम मानव शरीर में प्रोटीन के पाचन की शुरुआत आमाशय में करता है। कौन सा एंजाइम। तो याद रखिएगा पेप्सिन। क्वेश्चन नंबर 28 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पेप्सिन एंजाइम जो है शरीर में प्रोटीन के पाचन की शुरुआत जो है कहाँ करवाता है, तो आमाशय में करता है। क्वेश्चन नंबर 28 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पेप्सिन। चलिए क्वेश्चन 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन 29 में पूछा रहा है गुरुत्वाकर्षण नियतांक यूनिवर्सल ग्रेविशनल कांस्टेंट जी का मान निम्नलिखित में से कितना होता है। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान जो है कितना होता है। तो याद रखिएगा 6.67 इंटू 10 के पावर 11 m स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। याद रखेंगे। क्वेश्चन 29 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान निम्नलिखित में से क्या होता है। तो याद रखना है कितना होता है। तो 6.67 इंटू 10 के पावर 11 n.m2 प्रति kg याद रखेंगे, प्रति kg स्क्वायर याद रखेंगे। क्वेश्चन 29 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा रहा है टमाटर में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल एसिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो याद रखिएगा टमाटर में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो याद रखिएगा ऑक्जेलिक अम्ल जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। टमाटर में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 से पूछा रहा है बिहार में बहने वाली किस नदी को बिहार का शोक सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है, क्योंकि यह अपनी धारा बदलने के लिए कुख्यात है। तो बिहार में बहने वाली किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो याद रखिएगा कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, जो अपनी जलधारा बदलने के लिए जो है कुख्यात है। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 से पूछा रहा है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि नेशनल पार्क जो बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है किस जिले में स्थित है। तो याद रखिएगा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है किस जिले में स्थित है। तो आपको याद रखना है पश्चिमी चंपारण में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 से पूछा रहा है बिहार के किस जिले में ककोलत वाटरफॉल स्थित है, जिसे बिहार का एक प्रमुख पर्यटन स्थल माना जाता है। तो याद रखिएगा ककोलत जलप्रपात स्थित है, जिसे बिहार का एक प्रमुख पर्यटन स्थल माना जाता है। तो याद रखिएगा किस जिले में। तो याद रखिएगा नवादा में जो है ककोलत जलप्रपात स्थित है, जिसे बिहार का प्रमुख पर्यटन स्थल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा रहा है बिहार के किस क्षेत्र में जायद फसलों की खेती मुख्य रूप से की जाती है। तो जायद फसलों की खेती मुख्य रूप से की जाती है। तो याद रखिएगा जहाँ ग्रीष्म ऋतु में सिंचाई की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध हो, जहाँ ग्रीष्म ऋतु में सिंचाई की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध हो। याद रखिएगा जायद फसलों की खेती मुख्य रूप से की जाती है जहाँ ग्रीष्म ऋतु में सिंचाई की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध हो। क्वेश्चन नंबर 34 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 से पूछा रहा है बिहार प्रांतीय किसान सभा बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन वर्ष 1929 में किसके द्वारा किया गया था। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन वर्ष 1929 में किसके द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा स्वामी ताजानंद सरस्वती के द्वारा जो है बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो है गठन किया गया था। कब किया गया था, 1929 में। क्वेश्चन नंबर 35 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा रहा है ध्वनि तरंगे साउंड वेव किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है। तो याद रखिएगा ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है। तो याद रखिएगा अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे का उदाहरण है।
लॉन्गिडिनल मैकेनिकल वेव्स याद रखेंगे। किस प्रकार के तरंगों का उदाहरण है? अनुदैर्ध्य तरंग, यांत्रिक तरंगे याद रखेंगे। अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? तो अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 36 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा जा रहा है, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, यदि इसमें नमक NaCl घोल दिया जाए तो इसके पीएच मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? शुद्ध जल का पीएच मान 7 है, यदि इसमें नमक घोल दिया जाए तो इसके पीएच मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो याद रखिएगा पीएच मान 7 ही रहेगा, अपवर्तित अपरिवर्तित। याद रखिएगा पीएच मान कितना रहेगा? 7 ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा जा रहा है, फ्यूज वायर बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली धातु में कौन से गुण होने अनिवार्य है? फ्यूज तार बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली धातु में कौन से गुण होने अनिवार्य है? तो याद रखिएगा कौन सा गुण होने अनिवार्य है? तो याद रखना है उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक। याद रखेंगे लो मेल्टिंग पॉइंट जो है गुण होने का अनिवार्य है, उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक। क्वेश्चन नंबर 38 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 39 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन 39 में पूछा रहा है, कांसा ब्रॉन्ज निम्नलिखित में किन धातुओं की एक मिश्र धातु है? कांसा निम्नलिखित में से किन धातुओं की एक मिश्र धातु है? तो याद रखिएगा कांसा किन धातुओं की एक मिश्र धातु है? तो तांबा और टीन का मिश्र धातु है, Cu+Sn। याद रखेंगे। क्वेश्चन 39 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा जा रहा है, भारी जल हैवी वाटर का रासायनिक नाम और सूत्र निम्नलिखित में से क्या है? तो याद रखिएगा भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो याद रखना आप सभी को ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O है। भारी जल का रासायनिक नाम और सूत्र निम्नलिखित में से क्या है? तो भारी जल का रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, जिसका रासायनिक सूत्र D2O है। क्वेश्चन नंबर 40 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और 40 में से आप सभी का कितना सही हुआ कमेंट जरूर कीजिएगा।